मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल, स्टोन एज। हम लोगों ने इसके पहले कल वाले वीडियो में पढ़ा था कि इतिहास क्या है, इतिहास किसको कहा जाता है, या इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। और उसमें मैंने बताया था कि इतिहास की शुरुआत पाषाण काल से होती है। तो आज हम लोग पाषाण काल पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले तो हम लोग इस पर डिस्कशन एक बार कर लें कि अपने देश का नाम क्या है। तो अपने देश को कई नामों से पुकारा जाता रहा है। हम लोग भारत का इतिहास पढ़ने चल रहे हैं, अपने देश का इतिहास पढ़ने चल रहे हैं। तो पहले तो प्रश्न उठता है कि अपने देश का नाम क्या है। तो अपने देश का कई सारे नाम प्रचलित है, जैसे कि एक अपने देश का नाम है भारत। हम लोग अपने देश को भारत या भारत वर्ष कहकर पुकारते हैं। दूसरा हम लोग के देश का नाम है इंडिया। हम लोग इसको इंडिया के नाम से भी पुकारते हैं। इसी तरह अपने देश को हिंदुस्तान, हिंदुस्तान भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के नाम से भी पुकारते हैं। कुछ लोग आर्यावर्त भी कहते हैं, आर्यावर्त। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि अपने देश के ढेर सारे नाम हैं। तो कुल मिलाकर अपने देश को जम्बू द्वीप या आर्यावर्त नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जम्बू द्वीप से तात्पर्य भारत जो है जम्बू द्वीप नहीं है, बल्कि अपना देश जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है। जिस भूभाग में जम्बू के वृक्ष पाए जाते थे, उस भूभाग को जम्बू द्वीप कहा जाता है। तो भारत जो है जम्बू द्वीप नहीं है, भारत को जम्बू द्वीप नहीं, बल्कि भारत जम्बू द्वीप का एक हिस्सा है। इसी तरह हम अपने देश को आर्यावर्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि आर्यावर्त की परिभाषा जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है। भारतीय हम लोग आर्यों के वंशज हैं, और उत्तर वैदिक काल में जिस भूभाग में आर्य निवास करते थे, यानी जहां तक आर्य सभ्यता प्रचलित था, उस भूभाग को आर्यावर्त कहा गया। और उत्तर वैदिक काल में आर्य जो थे, जैसे मान लीजिए कि ये अपना मान लीजिए ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका हिंदकुश पर्वत है, तो ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, और ये अपना भारत है। तो आप लोगों को वैदिक काल में पढ़ाऊंगा कि ऐसा माना जाता है कि आर्य सभ्यता सबसे पहले सप्तसैंधो क्षेत्र में आर्य निवास किया, और सप्तसैंधो क्षेत्र अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक था। ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण तक पूरे आर्य जो थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी यूपी तक फैले। ये पूरा क्षेत्र जो था उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्य का प्रसार हुआ।
उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की जानकारी हुई, भारत में पहली बार लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल में हुई और धीरे धीरे आर्य जो थे पूरे उत्तर भारत से परिचित हो गए। तो ये जो आर्य उत्तर भारत से परिचित हुए, यह जो क्षेत्र था यहां पर आर्य सभ्यता प्रचलित थी और इस भाग को आर्यावर्त कहा गया। ये आर्यावर्त कहलाया। और दक्षिण भारत में एक भिन्न संस्कृति थी, यहां पर द्रविड़ संस्कृति थी। द्रविड़ संस्कृति, यहां पर आर्य संस्कृति डेवलप हुई और यहां पर द्रविड़ संस्कृति डेवलप हुई। तो आर्य संस्कृति जो थी उत्तर भारत में फैली थी और जहां पर आर्य सभ्यता का प्रचार प्रसार होता उस भाग को आर्यावर्त कहा जाता है। लेकिन जो आज का भारत है इसमें आर्यावर्त का जो मेन केंद्र एक है सप्त सिंधु का क्षेत्र, यानी अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान का क्षेत्र आज भारत से बाहर है। इसी तरह जो दक्षिण भारत है यहां पर एक भाग आर्यावर्त का नहीं था, लेकिन आज के भारत में यह दक्षिण भारत शामिल है, इसलिए इस भाग को हम आर्यावर्त भी नहीं कर सकते। यानी अपने देश को न तो हम जम्बूद्वीप कह सकते हैं और न ही अपने देश को आर्यावर्त कहना उचित होगा। तो कुल मिलाकर जो अपना देश है उसको 3 नामों से सामान्यतया पुकारा जाता है। एक है भारत, अपने देश को 3 नामों से पुकारा जाता है, एक भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। ये 3 नाम से ही पुकारा जाता है। इसमें जो भारत नाम है, यह भारत नाम जो है भारत का, अपने देश का सबसे पुराना नाम है। अब एक किस भारत के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, तो कुछ लोगों का मानना है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत हुए, जो एक चक्रवर्ती सम्राट थे, और उसी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका वर्णन जो है पुराणों में मिलता है, यानी एक पौराणिक पात्र है। इनकी ऐतिहासिकता अभी स्पष्ट नहीं है। तो कुछ लोग मानते हैं कि भरत ऋग्वैदिक काल का एक कबीला था, भरत कबीला। ऋग्वैदिक काल का एक कबीला था भरत कबीला, और भरत कबीला का राजा था सुदास। और ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था दशराग्य युद्ध। ये सब हम वैदिक काल में पढ़ाएंगे आप लोगों को। दशराग्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध, जिसमें सुदास के खिलाफ 10 राजाओं ने मिलकर एक संघ बनाया, जिसमें 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। किंतु सुदास ने अपने खिलाफ जो 10 राजाओं का संघ था इसको परास्त कर दिया और उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। तो कुछ लोगों का मानना है कि इस भरत कबीले के राजा सुदास थे, इसलिए इस कबीले के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ गया। ठीक, यह भारत नाम जो है ये बहुत प्राचीन नाम है। इसका वर्णन विष्णु पुराण में भी हुआ है। इसका वर्णन कहां हुआ है? विष्णु पुराण में भी हुआ है। विष्णु पुराण में भी हुआ है। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संतति। यानी उत्तरम यद समुद्रस्य, यानी समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारत है और वहां की रहने वाली संतानें भारतीय हैं।
तो यह जो भारत नाम है, इसका वर्णन विष्णु पुराण में हुआ है, यानी यह बहुत पुराना नाम है। जब हमारा देश छोटे छोटे राजाओं के राज्यों में विभक्त था, अलग अलग भूभाग में अलग अलग राजा होते थे, और जो राजा था या जो राज्य था उसी को वहां के लोग, उसकी प्रजा अब देश मानते थे। तो जब भारत में कई छोटे छोटे राजा थे, उस समय भी हिमालय से लेकर समुद्र तक का जो भाग था उसको भारत नाम से पुकारा जाता था। तो यह नाम अपने देश का बहुत पुराना नाम है। तो दूसरा अपने देश का नाम है, पहले हम लोग हिंदुस्तान पर जिक्र करें। हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान नाम जो है, यह जो हिंदुस्तान है, यह हिंदुस्तान नाम सिंधु नदी पर पड़ा है। माना जाता है कि अपना जो देश है उसकी जो सबसे पश्चिमोत्तर सीमा है सिंधु नदी है, यानी सिंधु नदी से दक्षिण और पूरब के भाग को ही अपना देश माना जाता है। और इस सिंधु नदी के दक्षिण पूरब में अपना देश स्थित है। तो सिंधु नदी के नाम पर ही अपने देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा या इंडिया पड़ा। ईरानियों ने अपने देश का नाम हिंदुस्तान रखा। हिंदुस्तान, ईरान को में फारसी भाषा बोली जाती है। ईरान में कौन भाषा बोली जाती है? फारसी। इसीलिए ईरान को फारस भी कहा जाता है। और फारसी में स्व का उच्चारण ह की तरह होता है। तो वो सिंधु न कह पाते थे, बल्कि सिंधु नदी को फारसी भाषा में या ईरानी जो थे हिंदू कहते थे, और हिंदू के दक्षिण पूर्व में जो लोग थे उसको हिंदू कहते थे। और जहां पर हिंदू जिस भूभाग में रहते थे उसको वे हिंदुस्तानी कहते। यानी ईरानियों ने अपने देश का नाम हिंदुस्तान दिया। ठीक, फिर यूनानी जो थे, सबसे पहले यूरोप में यूनानी भारत आए। सिकंदर जो था यूनान का रहने वाला था और पहला यूरोपी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। भारत और यूनान के बीच संबंध उस समय से मधुर हुए। व्यापार के सिलसिले में दोनों देशों के बीच में लोगों का आदान प्रदान हुआ। तो यूनानी जो थे उन्होंने सिंधु नदी को, वो सिंधु को इंडस कहते थे। ग्रीक भाषा में सिंधु को वह इंडस कहते थे, और इस इंडस के दक्षिण पूर्व में अपना देश स्थित था, इसलिए वे अपने देश का नाम इंडिया रखे। यानी भरत कबीले के नाम पर, जो वैदिक काल का भरत कबीला था, इस भरत कबीले के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो यूनानियों ने अपने देश का नाम जो था, यूनानी जो थे अपने देश का नाम इंडिया रखे, और ईरानी जो थे अपने देश का नाम हिंदुस्तान रखे। तो यही तीन नाम अपने देश का आज प्रचलित है, भारत, इंडिया या हिंदुस्तान। इसमें भी संवैधानिक रूप से अपने देश के दो ही नाम हैं। संवैधानिक रूप से अपने देश का दो ही नाम है, भारत और इंडिया। संविधान के आर्टिकल 1 में है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अपने संविधान में दो ही नाम है, भारत और इंडिया। तो इसी भारत, इंडिया या हिंदुस्तान का हम लोग इतिहास आज से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग इस भारत का इतिहास शुरू करेंगे, और कल मैंने आप लोगों के इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया था, और मैंने कहा था कि इतिहास को 3 भागों में, लेखक कला के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। जिस काल के मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था
यानी जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य में अवेलेबल नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और प्रागैतिहासिक काल में आता है पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, यानी स्टोन एज और कैल्कोलिथिक एज आता है। तो हम लोग इसी पाषाण काल से शुरुआत करेंगे, यानी पाषाण काल जो था प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आद्य ऐतिहासिक काल दूसरा काल विभाजित है, यानी जिस काल के लोगों को लिपि का ज्ञान था और लिखित साक्ष्य छोड़ गया, लेकिन हम लोग उस लिखित साक्ष्य को समझ पाने में असमर्थ हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया। और इसमें आता है, कल मैंने बताया था कि इसमें आता है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और तीसरा काल है ऐतिहासिक काल, यानी जिस काल का मानव पढ़ना लिखना जानता था और जो वह लिखित साक्ष्य छोड़ गया हम समझ सकने में भी समर्थ हैं, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पुरानी लिपि जो पढ़ी गई है वह ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि की प्राचीनता 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर आज तक का काल ऐतिहासिक काल में आता है। और इसी क्रम में हम लोग इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो इतिहास का जो पहला काल है वह पाषाण काल है। पाषाण काल के पहले जो था, जो मानो कोई साक्ष्य छोड़ा भी होगा तो वह साक्ष्य समाप्त हो गया, यानी इसके पहले के बारे में हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जिससे उस काल के बारे में अध्ययन कर सके। और उसके पहले जो पाषाण काल के पहले जो मानव था वह मुख्यतः बर्बर था। उसमें सिविलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई थी। सिविलाइजेशन की प्रक्रिया, सभ्यताकरण की प्रक्रिया पाषाण काल से शुरू हुआ। इसलिए हम लोग पाषाण काल से इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा जो आधुनिक मानव है, जिसको होमो सेपियंस मानव कहा जाता है, यानी जो द्विपदी मानव है, पूछ विहीन मानव है, वह कपि समूह मानव की संतान है। यानी हमारे जो पूर्वज थे वह बंदरों के समक्ष थे, बंदरों के दिशा थे, यानी हम लोग बंदरों के कपि समूह मानव की संतान है। यानी हम लोग के पूर्वज चौपाया थे, 4 पैरों पर चलते थे, पूछे हुआ करती थी। तो इस तरह जो चतुष्पदीय मानव था, इस चतुष्पदीय मानव से ही, यानी कपि समूह मानव से ही आधुनिक मानव का, होमो सेपियंस मानव का उदय हुआ। तो शुरू में जो था जलवायु जो थी आर्द्र थी, और जलवायु आर्द्र होने के कारण वर्षा ज्यादा होता था। और वर्षा ज्यादा होता था तो जंगल घने थे, यानी पृथ्वी पर जंगलों का विस्तार था, घने जंगल पाए जाते थे। और घने जंगल पाए जाते थे और आर्द्र जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और उस समय का जो कपि समूह मानव था, आदिम मानव था, वह पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति पर आश्रित था। तो चूंकि जलवायु मानव स्वास्थ्य के प्रतिकूल था, तो उस समय जन्म दर भी उच्च था तो मृत्यु दर भी उच्च था। यानी कुल मिलाकर लोगों की जनसंख्या कम थी, जनसंख्या कम थी, जंगल ज्यादा थे। तो उस समय का आदि मानव जो था वह घने जंगलों में रहता था और कंदमूल फल फूल खा करके अपना भरण पोषण कर लेता। लेकिन धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन हुआ, एटमॉस्फेयर बदला, आर्द्र जलवायु शुष्क हुई। जब जलवायु शुष्क हुई तो वर्षा भी कम होने लगा, और वर्षा कम होने के कारण जंगल सिकुड़ने लगा। तो एक तरफ जंगल सिकुड़ा और दूसरी तरफ शुष्क जलवायु मानव स्वास्थ्य के अनुकूल होता है। और जब जलवायु मानव स्वास्थ्य के अनुकूल आया तो मृत्यु दर में गिरावट आई, यानी जन्म दर वही रहा, मृत्यु दर में कमी आई, जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो एक तरफ जंगल सिकुड़ा और जनसंख्या बढ़ी। तो पहले का आदि मानव जो था वह घने जंगलों में रहता था, कंदमूल फल फूल खा करके अपना भरण पोषण कर लेता था। अब उसको धीरे धीरे भोजन की समस्या उत्पन्न, जब भोजन की समस्या उत्पन्न हुई तो जब भोजन की तलाश में धीरे धीरे घने जंगलों से बाहर आया, और जब घने जंगलों से बाहर आया स्थल खंड पर आया। तो इस तरह धीरे धीरे मानव स्थल खंड पर आया, वह कपि समूह मानव स्थल खंड पर आया। लेकिन स्थल खंड पर खतरे बढ़ गए,
क्योंकि तमाम हिंसक जानवर होते थे, उन आदिम मानव को मारकर खा जाते होंगे। तो खतरे बढ़ा तो खड़ा होकर के देखने का प्रयास करता होगा कि कोई हिंसक जानवर तो नहीं है, कोई खतरा तो नहीं। अगर कोई खतरा नजर आए तो बगल के पेड़ पर चढ़कर अपने को बचा ले। या स्थल खंड पर जो झाड़ झंखाड़ था वह खड़ा होकर के आदिम मानव, वह चतुष्पदीय मानव खड़ा होकर के उसके कंदमूल फल फूल तोड़कर खाता होगा। तो इस तरह धीरे धीरे आदिम मानव अपने को स्थल खंड पर रहने का अनुकूल बनाने लगा। और जब वह स्थल खंड पर रहने का अनुकूल यानी धीरे धीरे खड़ा होने का प्रयास करने लगा, तो धीरे धीरे जब खड़ा होने का प्रयास किया तो धीरे धीरे उसकी जो कमर की हड्डी थी वह सीधा होने लगी। तो जो आदिम मानव चतुष्पदी था वो धीरे धीरे खड़ा होने का प्रयास किया, यानी द्विपदीय बनने के प्रासन में लग गया। और जब द्विपदीय बना तो धीरे 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 उसकी भुजाएं भी खुलने लगी। जब भुजाएं खुलने लगी तो जो चौपाया होता है वो अपने शरीर की झाड़ पोछ पूछ से करता है, लेकिन जब भुजाएं खुले तो वह हाथ से शरीर की झाड़ पोछ करने लगा। जब शरीर से हाथ से शरीर की झाड़ पोछ करने लगा तो धीरे धीरे पूछ की उपयोगिता खत्म होने लगी। और आपको बायो में पढ़े होंगे कि जिस अंग का हम यूज नहीं करते हैं धीरे धीरे वह अंग कमजोर होता जाता है और अंततः लुप्त हो जाता है। और इस तरह जो चतुष्पदीय मानव था वह द्विपदीय मानव बना, आधुनिक मानव का उदय हुआ। तो उस समय मानव जो था घने जंगलों में रहता था। जब स्थल खंड पर आया तो अभी उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था, वह पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन जब स्थल खंड पर आया होगा खतरे बढ़ गए। कल्पना करें कि आदि मानव झुक झुक कर कहीं जा रहा हो और तभी सामने से कोई हिंसक जानवर, शेर चीता जैसा जानवर आया गुर्राते हुए। जैसे ही आदि मानव देखा उसको, अब उसको लगा कि मेरा तो राम राम सत्य मारकर खा जाएगा। तो हर प्राणी में प्राण रक्षा की भावना होती है, आदि मानव में भी रही। जब देखा कि सामने से हिंसक जानवर, कोई शेर चीता जैसा जानवर आ रहा है, वो मारकर मुझे खा जाएगा, तो भवान्वेष में आया और नीचे पड़ा होगा पत्थर और उस पत्थर को उठाया और उस जानवर को दे मारा। जब उस हिंसक जानवर का लगा तो जानवर भाग गया। तो उसको लगा कि बड़ी काम की चीज है, अगर इसको चलाकर मारा नहीं होता तो आज मेरा राम राम सत्य हो गया होता। या आदि मानव भूख से परेशान हो गया, पेड़ पर कहीं किनारे फल लगा होगा लेकिन उसको वो तोड़ नहीं पा रहा। वो भूख से व्याकुल होकर, क्षुधा से व्याकुल होकर के अचानक पत्थर उठाया और उस पेड़ पर चलाया, फल पर मारा, दे मारा, फल को लगा, वो गिर गया, खाया, क्षुधा पूर्ति हो, उसको लगी बड़ी काम की चीज है। और इस तरह धीरे 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 करके मानव को पत्थर का ज्ञान, जब मानव को पत्थर का ज्ञान हुआ यानी प्रकृति से रक्षा के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए एक उसको सहारा मिला और वह पत्थर मिला। तो जिस काल का मानव केवल और केवल पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग करता था, पत्थरों के बारे में जानता था, उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। ओके, तो जिस काल का मानव केवल और केवल पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करना शुरू किया, केवल पत्थरों के उपकरणों के बारे में जानता था, उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। यानी आप कहेंगे कि हम तो 5G के 6G के जमाने में रहते हैं, मंगल पर यान भेज रहे हैं, चंद्रमा पर होटल बनाने चल रहे हैं, हम लोग इतना प्रगति कर चुके हैं, हम लोग यहां बैठे अमेरिकी फ्रेंड से बात कर रहे हैं बाई फोटो। उस समय का मानव पत्थर का प्रयोग करना सीखा तो क्या सीखा। लेकिन आप उस समय कल्पना करें जब मानव को अपनी रक्षा के लिए कुछ भी दूसरा सहारा नहीं था, जब उसे पत्थर की जानकारी मिली, तो यह उस समय के आदिम मानव के जीवन में एक आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। अब उसे प्रकृति से रक्षा के लिए एक सहारा मिल गया और वह था पत्थर। यानी उस समय में यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। अब यहीं से मानव प्रकृति को गुलाम बनाने की, प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू किया। और आज तो स्थिति यह है कि हम जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे, आज प्रकृति हमारी त्राहिमाम मचा रही है, हम लोग इसी प्रकृति को नष्ट करने पर तुल गए। तो मानव सभ्यता का डेवलपमेंट यही पाषाण काल से शुरू होता है। तो शुरू में मानव को
जैसा पत्थर मिला होगा उसी को हथियार के रूप में यूज किया होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, धीरे धीरे उसकी आईक्यू बढ़ी, सोचने की क्षमता बढ़ी, पत्थरों को बनाने की तकनीकी में परिवर्तन करता गया। जो शुरू में भारी, भद्दे, बेडौल, अनगढ़, अपरिष्कृत पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था, अब वो धीरे धीरे सुंदर, सुडौल पत्थर के उपकरणों का, नुकीले पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करने लगा। यानी जैसे जैसे समय बीता, पत्थर के उपकरणों की बनाने की तकनीकी में परिवर्तन किया और इस तकनीकी परिवर्तन के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव या उत्तर पाषाण काल। तो इस तरह पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल यानी प्लेयोलिथिक एज, दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज, और तीसरा है नव या उत्तर पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। तो इस तरह पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव या उत्तर पाषाण काल। तो अब हम लोग शुरू करेंगे पूरा पाषाण काल। ओके, तो पूरा पाषाण काल, प्लेयोलिथिक एज। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा? तो पूरा पाषाण काल यानी प्लेयोलिथिक एज। तो पूरा पाषाण काल जो है वह मानव सभ्यता का पहला चरण है। इस समय मानव पशुवत जीवन से मानवीय जीवन की तरफ अग्रसर हुआ, क्योंकि मानव जब पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया तो शिकारी जीवन का सूत्रपात हुआ। वह जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण करता होगा। तो जब शिकारी जीवन की शुरुआत, तो शिकार अकेले नहीं होता है, शिकार समूह में होता है। अब कई सारे आदिम मानव मिल करके एक जानवर को घेरे होंगे और उसको मारे होंगे। तो जब कई सारे आदिम मानव मिलकर के एक साथ शिकार करके जानवर को मारते होंगे तो उसका जो मीट मिलता होगा उसका बराबर बराबर बंटवारा करता। अब वो धीरे धीरे साथ साथ शिकार करने लगे, साथ साथ रहने लगे, साथ साथ मीट का बंटवारा करने लगे। तो एक दूसरे से आपस में प्रेम, सहयोग, सद्भाव की भावना का विकास हुआ। पशुओं में ये चीज नहीं होता। देखते होंगे पशु में कि जैसे ही वह कोई खाद्य देखते हैं, खाने वाली चीज, वो सब पशु आपस में ही झगड़ने लगते हैं। लेकिन जब मानव एक साथ शिकार करने लगा, एक साथ रहने लगा, एक साथ मीट का बंटवारा करने लगा, तो उनके बीच में आपस में प्रेम, सहयोग, सद्भाव का भावना डेवलप हुई होगी। यानी अब उसी में से कोई आदिम मानव बीमार पड़ गया, किसी को चोट लग गया या कोई रोग हो गया, तो अन्य आदिम मानव उसकी सहायता करने लगा। यानी यहीं से सिविलाइजेशन की प्रक्रिया, सभ्यताकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो पूरा पाषाण काल में या मानव सभ्यता का, पूरा पाषाण काल मानव सभ्यता का पहला चरण है, या मानव सभ्यता का पहला चरण है। यानी इस समय मानव पशुवत जीवन से मानवीय जीवन की तरफ अग्रसर हुआ। इस काल का जो आदिम मानव था वह भारी, भद्दे, बेडौल, अनगढ़ और अपरिष्कृत पत्थर के उपकरणों का,
उपकरणों का प्रयोग किया होगा। इस समय का जो मानव था वह खाद्य पदार्थ का उत्पादक नहीं बल्कि संग्राहक था। यानी इस समय का मानव कृषि, इस समय के मानव को, आदि मानव को कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह जंगली कंदमूल फल फूल को इकट्ठा करके या जंगली जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण करता था। यानी वह खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना नहीं जानता था, उसे कृषि का ज्ञान नहीं था, बल्कि वह खाद्य पदार्थों को संग्राहक था, खाद्य पदार्थों को कलेक्ट करता था और इसी से अपना भरण पोषण करता था। तो इस समय का मानव खाद्य पदार्थों का संग्राहक। अच्छा, इस समय का जो मानव था, इस समय का मानव नदियों के किनारे वृक्षों के नीचे या पर्वत कंदरा यानी गुफा में निवास करता होगा। पर्वत कंदराओं में निवास करता है। और इस समय मानव अधिकतर मैदानी क्षेत्रों में नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहता होगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र मानव के रहने के ज्यादा अनुकूल था। वहां पर पर्वत कंदराएं होती है जिसमें वह रह सकता था, आश्रय उसको मिल जाता था। पहाड़ी क्षेत्रों में झरने, झील, नदियां होती तो पीने के लिए पानी मिल जाता था। पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर होते हैं, हथियार बनाने के लिए पत्थर मिल जाते होंगे, या वहां पर जो झाड़ झंखाड़ होंगे उसे कंदमूल फल फूल मिल जाता होगा, या उन झाड़ झंखाड़ों में जो जानवर होते होंगे शिकार करने के लिए जानवर मिल जाता होगा। तो इस समय का मानव मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा पथरीले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता होगा। और इस समय भारत में लगभग चारों तरफ से पाषाणकालीन संस्कृति का, ये पूरा पाषाणकालीन संस्कृति का साक्ष्य मिला हुआ है। तो वह नदियों के किनारे, वृक्षों के नीचे या पर्वत कंदराओं में निवास करता था। मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थल से चित्रित शैलाश्रय का साक्ष्य है। यानी भीमबेटका से एक गुफा मिला है, भीमबेटका से गुफा मिला है और इसके दीवारों पर पेंटिंग किया गया है, चित्रकारी किया गया है, उसमें शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए आदि प्रकार के चित्र बनाए गए। तो ये जो चित्र बनाए गए हैं यह पूरा पाषाणकालीन है। इससे पता चलता है कि इस भीमबेटका गुफा में, पर्वत कंदरा में आदि मानव निवास किया होगा। और यह भारत के आदि मानव का प्राचीन साक्ष्य की जानकारी देता है। इसीलिए भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार किया है। इसी तरह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से, कहां से? बोरी नामक स्थल से लगभग 14 लाख वर्ष पुराना, 14 लाख 13.88 यानी लगभग 14 लाख वर्ष पुराना पत्थर के उपकरण का साक्ष्य मिला है। इसी तरह मिर्जापुर की पहाड़ियों से
पहाड़ियों से लगभग 25 लाख वर्ष पुराना, लगभग 25 लाख वर्ष पुराना पदचिन्ह आदि मानव के पैरों का निशान मिला है, पैरों का निशान मिला, पदचिन्ह मिला है। इससे पता चलता है कि इस समय भी यहां आदि मानव रहा होगा और तभी उसके पैरों का निशान मिला है। और एक विशेषता आपको याद रखिएगा और कि अभी तक भारत ने कहीं से भी मानव अस्थिपंजर का साक्ष्य नहीं मिला है, मानव अस्थिपंजर का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक, तो ये हुआ आपका पूरा पाषाण काल। तो इस समय अभी तक भारत ने कहीं से भी मानव अस्थिपंजर का साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, तो इस तरह ये हुआ पूरा पाषाण काल। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, यानी मेसोलिथिक एज। तो पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में एक संक्रांति काल है। पहले पाषाण काल को दो ही भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल। लेकिन बाद में कुछ ऐसे जगहों से साक्ष्य मिले जिसमें इन दोनों की विशेषताएं थी, जिसको बीच बाद में नाम दे दिया गया मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल। तो इस तरह पूरा पाषाण काल के बाद अगला जो काल आया वह मध्य पाषाण काल है। तो मध्य पाषाण काल यानी इस समय मध्य पाषाण काल का मानव छोटे छोटे पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। छोटे छोटे पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था, जिसको लघु पाषाण उपकरण, जिसको क्या कहा गया, लघु पाषाण उपकरण, जिसको लघु पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथ कहा गया। तो पूरा पाषाण काल में जैसा पत्थर मिला उसी को हथियार के रूप में यूज करता था। लेकिन इस समय तक आते आते आदि मानव को धीरे धीरे आईक्यू स्तर में वृद्धि हुआ और वो छोटे छोटे और नुकीले पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया। तो जब मानव छोटे छोटे और नुकीले पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया, इस काल को इन पत्थर के उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ कहा जाता है। जैसे पूरा पाषाण काल का मानव क्रोड से पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था और इस काल का मानव सल्क यानी फ्लैक्स से पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करने लगा। जैसे पहाड़ों को सबसे पहले नदियां तोड़ती है। नदी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े वेग से बहती है और बड़े बड़े शिलाखंडों को तोड़ डालती है, और जैसे जैसे उस शिलाखंड को बहाकर आगे ले जाती है, छोटे छोटे गोल मटोल चिकने वो पत्थर हो जाते हैं। तो नदियां जो है पहाड़ों को तोड़ करके लाती हैं, तो एक गोल मटोल चिकने पत्थर हो जाते हैं। तो उस समय का आदि मानव इसी तरह का पत्थर को लेता होगा हथियार को बनाने में। अब उसने एक पत्थर को लिया और जिससे प्रहार करके वो दूसरे पत्थर को अपना मनपसंद आकार देता होगा। यानी एक पत्थर को वह कुल्हाड़ी के रूप में प्रयोग करता होगा, हथौड़े के रूप में प्रयोग करता होगा और दूसरे पत्थर को मनपसंद आकार देता होगा। जैसे ये जो पत्थर है, ये मूल पत्थर में
इसको तोड़ करके ऐसे नुकीले बनाया हुआ। तो यह जो मूल पत्थर है, ये जो हथियार बना, ये जो है इसको कहा जाता है क्रोड, यानी कोर। तो पूरा पाषाण काल का मानव क्रोड से पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता जो भारी होता होगा। लेकिन मध्य पाषाण काल में ये जो पत्थरों को तोड़ा तो जो इससे पार्ट निकला, ये पार्ट निकला, जो छन्नी निकली, इसको कहा जाता है सल्क या फ्लैक्स। तो सल्क से इस काल में प्रयुक्त, ये छोटा होता होगा, नुकीले होता होगा। तो मध्य पाषाण काल का मानव सल्क यानी फ्लैक्स से पत्थर के उपकरणों का निर्माण किया। ये छोटे छोटे होते थे जिनको लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ कहा जाता है। अच्छा, इस पत्थरों को पहचानने की तकनीकी का भी ज्ञान हो गया। पूरा पाषाण काल का मानव जैसा पत्थर मिला उसी को हथियार के रूप में यूज किया, उसी को हथियार बनाया। यानी पूरा पाषाण काल का मानव मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थर से हथियार बनता था। लेकिन क्वार्टजाइट पत्थर एक कठोर पत्थर होता है, इसको तोड़ करके मनपसंद आकार देना मुश्किल होता है। लेकिन मध्य पाषाण काल का मानव एग्रेट, चर्ट, जस्पर जैसे कोमल और मुलायम पत्थरों से हथियार बनाने लगा। यानी एग्रेट, चर्ट और जस्पर जैसे कोमल पत्थरों से हथियार बनाने लगा, जिससे हथियार बनाना, इन पत्थरों को तोड़ करके मनपसंद आकार देना सरल होगा। तो इस समय यानी धीरे धीरे उसके आईक्यू क्षमता में वृद्धि हुआ और सुंदर और सुडौल पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करने लगे। इस समय का आदि मानव भी खाद्य पदार्थों का संग्राहक ही था। खाद्य पदार्थ का संग्राहक ही था। यानी अभी वह कृषि का ज्ञान नहीं हुआ था। अभी वह कंदमूल, फल फूल को इकट्ठा करके या जंगली जानवरों का शिकार करके ही अपना भरण पोषण करता था। यानी वह खाद्य पदार्थों का संग्राहक था। लेकिन धीरे धीरे इस समय मानव पशुपालन के तरफ अग्रसर हुआ और सबसे पुराना भारत में पशुपालन का साक्ष्य है। सबसे पुराना पशुपालन का साक्ष्य राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, आदमगढ़ से मिला है। तो सबसे पुराना पशुपालन का साक्ष्य बागोर और आदमगढ़ से मिला है, ठीक ना। और बागोर मध्य पाषाण काल का ये सबसे बड़ा स्थल भी है बागोर, और यहीं से पशुपालन का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। यानी इस समय तक आते आते पशुपालन से परिचित हुआ। हालांकि पशुपालन में सबसे पहले मानव संभवतः कुत्ते का पालन करना सीखा होगा, क्योंकि उस समय का मानव का मुख्य जीवन मुख्यतः शिकारी था। तो शिकारी जीवन में शिकार करके अपना भरण पोषण करता था और शिकारी जीवन में कुत्ते की बड़ा महत्ता थी। तो आदि मानव शिकार करके जो मीट लाता होगा, जो खाया सो खाया, बाहर फेंक दिया, और जहां मीट होता है वहां जंगली कुत्ते अपने आप मार डालते हुए गए होंगे और वहीं रहने लगे। और जब मानव शिकार करने के लिए गया होगा तो कुत्ता भी साथ में लग गया होगा, और जब किसी जानवर को मारने के लिए दौड़ा, कुत्ता पहले ही दबोच। यानी कुत्ता जो था वह आदि मानव को शिकार करने में सहायता करने लगा होगा। तो पहले तो वैसे उसको मीट फेंकता होगा, बाद में कुत्ते को खिलाने के लिए फेंकने लगा, और इस तरह धीरे धीरे कुत्ते का पालन करना सीखा। और जब कुत्ते का पालन करना सीखा तो धीरे धीरे अन्य पशुओं को भी पालने लगा। यानी इस काल में आकर के मानव पशुपालन के तरफ अग्रसर हुआ। लेकिन इस समय पशु को जो पालता होगा वो बेसिकली दूध के लिए नहीं, मीट के लिए, मांस के लिए पालता होगा, बाद में उनको मार करके खा जाता होगा। तो इस समय मानव पशुपालन के तरफ अग्रसर हुआ। पहली बार भारत में मानव अस्थिपंजर भी मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं।
सबसे पुराना मानव अस्थिपंजर, सबसे पुराना मानव अस्थिपंजर सबसे पुराना मानव अस्थिपंजर अपने उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला, अपने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला के सरायनाहर और महदहा से मिला है। सरायनाहर और महदहा से मिला है। यह अपने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। तो सरायनाहर और महदहा से सबसे पुराना मानव अस्थिपंजर का साक्ष्य मिला है। यहीं से स्तंभ गर्त यानी खंभा गाड़ने के गड्ढे भी मिले हैं, यानी संभवतः खंभा गाड़ करके उसमें जानवर को बांध देता होगा और नीचे आग से उसको भूनकर पकाकर तब खाता होगा। और यहां से पशुओं की जली हुई हड्डियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि इस समय तक आकर मानव को अग्नि के प्रयोग से भी परिचय हो गया था, यानी इस समय का मानव अग्नि का प्रयोग करने भी लगा था। यहां से स्तंभगत और यहां से कुछ कब्र मिला है जिसमें आवश्यक उपभोक्ता की सामग्री भी दफनाई गई है। इससे ये पता चलता है कि अब धीरे धीरे मानव मनुष्य का अंतिम संस्कार करने लगा, यानी धीरे धीरे आत्मा की अमरता की तरफ अग्रसर होने लगा कि मनुष्य मरता है तो कहीं जन्म लेता है, इसीलिए उसके साथ अंतिम संस्कार के समय आवश्यक उपभोक्ता की सामग्री भी दफन, यानी धीरे धीरे पूरा पाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल के तरफ मानव और ज्यादा परिचित हुआ। और इसके बाद आया तीसरा जो आया वह नौ या उत्तर पाषाण काल, जो पाषाणकालीन सभ्यता का अंतिम चरण है, जिसे मानव को कृषि का ज्ञान हुआ और कृषि के ज्ञान ने पूरी आमूल चूल उसकी व्यवस्था में परिवर्तन किया होगा। तो नौ पाषाण काल में क्या परिवर्तन हुआ, नौ पाषाण काल की क्या सामान्य विशेषता थी, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम यहीं पर क्लास को रोक रहे हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में अपना विचार भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम लोग उनको देखते हैं और अगर कहीं कोई बात होगी तो आप बताएंगे, उसमें और ज्यादा हम सुधार कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।